नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि दिल्ली में विपक्ष के कई सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया है। उन्होंने पत्र लिखकर न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचूड़ को सोशल मीडिया में ट्रोल किए जाने को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने कहा कि इस तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग न्याय के मामले में हस्तक्षेप करने का स्पष्ट मामला है और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सांसदों ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को बदनाम करने का प्रयास करने वाली ट्रोल आर्मी के खिलाफ तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ महाराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिका और सरकार गठन से जुड़े विषय पर सुनवाई कर रही है। साथ ही सांसदों ने कहा ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसके बावजूद ट्रोल आर्मी ने महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष के साथ सहानुभूति दिखाते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। जिन शब्दों और सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है वो निंदनीय है। तनखा ने महान न्यायवादी से आग्रह किया कि वो ट्रोलिंग में शामिल लोग और उनसे प्रोत्साहित करने वालों के नामों और विवरण के बारे में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब करें। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई का निर्देश दिया जाना चाहिए जो लोगों को नजर आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से सीजीआई को ट्रोल किया गया है उसको लेकर अब विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर क्या अहम जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें ट्रोल आर्मी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अब आवाज उठती हुई नजर आ रही है। और कल भी कांग्रेस के विपक्ष की तरफ से विवेक तनखे ने जिस तरीके से पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति को जिस तरीके से पत्र लिखा है और उसके अंदर सभी विपक्ष के नेताओं ने कहीं ना कहीं साइन कर कर ये सहमति जताई है कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी वायरल हो रही है और उसकी जो कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं अब उपराष्ट्रपति से गुहार लगाई गई है पत्र के माध्यम से। यानी कि सीधे सीधे एक पत्र लिखा गया है जिसके अंदर सभी विपक्षी नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर आम आदमी पार्टी को, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि इसके अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी कहीं ना कहीं ट्रोल आर्मी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहा है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है तो उससे लेकर कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने की आशंका जताई गई है। मगर अब देखना होगा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोई इसके अंदर कदम उठाया जाता है या फिर नहीं। जी, वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसको महाराष्ट्र की राजनीति से भी जोड़ने का वो किया है कि जो सीजीआई है वो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में इस समय सुनवाई चल रही है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की, बिल्कुल यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो लगातार आमने सामने आ रहे हैं। और ट्रोल आर्मी को लेकर लगातार जो दिक्कतें हैं उसको लेकर भी अब विपक्ष जो है वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि इसके अंदर कुछ बड़ा कदम उठाया जाए। और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब द्रौपदी मुर्मू से यानी कि इसकी पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी दी गई है तो उसके अंदर भी कितने कदम उठाए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर विपक्ष की बात करें, लगातार राघव चड्ढा की बात करें आम आदमी पार्टी के, या फिर और बड़े सांसदों की बात करें तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं साइन कर कर इस पत्र के अंदर ये बिल्कुल अपनी सहमति दी गई है कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोई जांच करवाई जाती है या फिर नहीं करवाई जाती है। मगर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्माती नजर आ रही है। जी, वहीं अगर बात करें तो इस ट्रोलिंग में कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि लगातार पत्र में यह भी लिखा गया कि दिल्ली पुलिस से राष्ट्रपति को रिपोर्ट लेनी चाहिए कि इस ट्रोलिंग में कितने लोग शामिल हैं और उसके बाद उसमें कार्रवाई होनी चाहिए।
देखिए, यहाँ पर तो बात करें टोन की, तो टोन को लेकर लगातार कहीं न कहीं इसके लिए जाँच को लेकर लगातार कहीं न कहीं आवाज़ उठ रही है और जिस तरीके से अब द्रौपदी मुर्मू से इसकी कह सकते हैं पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है, तो कहीं न कहीं बड़े उम्मीद ज़रूर है कि द्रौपदी मुर्मू इसके अंदर कोई बड़ा कदम उठाएँगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल राजनीति है और लगातार कहीं न कहीं उठा-पटक भी देखने को मिल रही है। मगर यहाँ देखना होगा ट्रोन आर्मी को लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं और विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष के अंदर लगातार कहीं न कहीं इसकी आवाज़ जो है वो उठती नजर आई। सदन के अंदर भी कल इसी तरीके का हंगामा देखने को मिला, लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई, मगर अब आवाज का असर जो है वो कितना हो पाएगा ये जरूर देखना होगा। जी। वहीं अगर सदन की बात करें तो लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ भी लगातार अपनी आवाज बुलंद करता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हर मामले में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इसको लेकर क्या मायने? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर इस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो अपनी आवाज को दबाने की बात की जा रही है। सत्ता पक्ष जो है वो लगातार किसी भी मुद्दे को लगातार कहीं न कहीं दबाने की कोशिश करता है और यही चीज सदन के अंदर भी देखने को मिली। लगातार कहीं न कहीं अडानी मामले को लेकर बात करें, सत्ता जो विपक्ष है वो भी आवाज उठा रहा है। अब ट्रॉन मामले को लेकर भी जिस तरीके से आवाज उठाई गई, तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है या फिर सिर्फ हंगामा किया जाएगा सदन के अंदर। मगर सदन की जो कार्रवाई है लगातार कहीं न कहीं स्थगित होती नजर आ रही है, चाहे वो अडानी मामले को लेकर हो या फिर कहे कहते हैं ट्रॉन मामले को लेकर हो। मगर यहाँ पर जो उनकी आवाज है वो लगातार दबती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की भी मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही है। जी। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि सोमवार को दोबारा सदन की कार्रवाई एक बार शुरू होगी, अगर बात करें अडानी मामले की तो लगातार एक ना एक मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अब उसके बाद राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, तो इसके बाद क्या लगता है इसके आगे क्या कार्रवाई हो सकती है या राष्ट्रपति की तरफ से कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, यहाँ पर बात करें अडानी मामले की या फिर ट्रॉन मामले की, तो लगातार कहीं ना कहीं उसको लेकर आवाज जरूर विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है और पिछले 5 दिनों से दोनों सदनों के अंदर इसी तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा था। लगातार विपक्ष जो था वो कहीं ना कहीं अडानी मामले को लेकर सत्ता को घेरने की कोशिश कर रहा था और सत्ता पक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी की माफी को लेकर भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था। मगर पिछले 5 दिनों से इसी तरीके की जो गर्मा गर्मी है वो देखने को मिल रही है। सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और आप देखना होगा सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित किया गया और सोमवार को क्या दोबारा सा हंगामा के आसार है या फिर सदन की जो कार्रवाई है वो तो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आएगी। मगर अभी भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्षों से कहीं ना कहीं सदन के अंदर सोमवार को भी हंगामा किया जा सकता है और लगातार राहुल गांधी की माफी को लेकर ये बात करें या फिर कहे अडानी मामले को लेकर जो निष्पक्ष जांच करने की मांग की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि सोमवार को भी सदन जो है वो स्थगित होगा और कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो हंगामा लगातार दोनों तरफों से देखने को मिल सकता है। जी। सदन के हंगामे की बात करें तो साथ ही जिस तरीके से कल हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी जो विपक्षी दल थे वो सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते नजर आए। जिस तरीके से कल हमने देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। तो इसको लेकर क्या लगता है कि जब सोमवार को दोबारा से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी तो जो विपक्ष है वो इन तरीके के मामलों को किस तरीके से तूल देता नजर आएगा? देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अडानी मामले को लेकर जांच करानी चाहिए, जी कहते हैं जांच होनी चाहिए और उस जांच के लिए कहीं ना कहीं कोशिशें भी की गई थी। राष्ट्रपति कहते हैं संसद भवन से लेकर लगातार ईडी कार्यालय तक भी विपक्ष के द्वारा पैदल मार्च करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उनको जो शिकायत देनी थी ईडी को वो भी कहीं ना कहीं विजय चौक पर ही रोक दिया गया तमाम नेताओं को और लगातार उनसे जो शिकायत थी वो भी दिल्ली पुलिस ने ले ली गई। मगर लगातार जो जांच की मांग की जा रही है वो नहीं हो पा रही है। मगर पिछले 5 दिनों से यही कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही थी। मगर सत्ता पक्ष जो थी वो राहुल गांधी की माफी को लेकर अड़ा हुआ है और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अडानी मामले को लेकर अड़ा हुआ है। मगर यही चीज कल सदन की जो कार्रवाई थी स्थगित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो था वो गांधी समाधि के पास बाहर बैठकर लगातार प्रदर्शन करता है, जिसके अंदर तमाम विपक्षी दलों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कहे कांग्रेस की बात करें या फिर और पार्टियों की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं वो एकजुट होकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला किया गया है। मगर उस बड़े घोटाले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ जांच के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा, वो सिर्फ राहुल गांधी की माफी को लेकर अड़े हुए हैं। अगर राहुल गांधी किसी भी तरीके से माफी मांग भी लेते हैं तब भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो अडानी मामले को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साधता हुआ नजर आएगा। जी।
वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो लगातार उन्होंने सदन में भी ये मांग की कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं वो उसका जवाब देने के लिए तत्पर है और वो चाहते हैं कि उन्हें सदन में बोलने का मौका मिले। देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष की और कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से कह सकते हैं, भाजपा की तरफ से जो राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने विदेश में जाकर कहीं ना कहीं भारत की छवि बिगाड़ने का काम किया है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, और इसी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, मगर सत्ता पक्ष जो है वो उनको सदन के अंदर मौका दे। मगर अभी तक सत्ता पक्ष जो है वो लगातार राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और लगातार हंगामा किया जा रहा है कि सिर्फ माफी मांगी, मगर माफी मांगने की बात जब भी आएगी जब उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। मगर अभी तक ना तो उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, ना ही जो राहुल गांधी है वो अपना पक्ष रख पा रहे हैं। मगर दोनों तरफों से जो लड़ाई है, यानी कि जो गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं माफी को लेकर और अडानी ग्रुप को लेकर है। मगर यहाँ पर विपक्ष जो है वो अडानी ग्रुप को लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं जांच की मांग कर रहा है। मगर देखना होगा कि अडानी ग्रुप को लेकर जो जांच की मांग की जा रही है, क्या उसके अंदर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा। मगर यहाँ तो सोमवार तक के लिए जो सदन की स्थगित किया गया है, सोमवार को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का हंगामा देखने को मिल सकता है। मगर सोमवार को भी कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को 1439.68 करोड़ लागत की विभिन्न 353 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से सांसद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचने वाले हैं। महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर 18 मार्च को सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधा ऐशबाग रामलीला ग्राउंड के लिए रवाना होंगे और वहां लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद 5A कालिदास मार्ग आवास जाएंगे। इसके बाद 3.5 कॉल्विन कॉलेज ग्राउंड पर 1449.68 करोड़ लागत की 353 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद शाम 5:30 बजे डिवाइन हॉस्पिटल विराजखंड गोमती नगर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही आपको बता दें कि रविवार 19 मार्च को 3:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रवाना होंगे और वहां माटी के मसीहा पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के बाद शाम 4:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 5 बजे दिल्ली के लिए लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है, इसको लेकर क्या तैयारियां की हैं और वो किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये कहा जा सकता है लखनऊ के सांसद होने के नाते देश के रक्षा मंत्री भी हैं और कहीं न कहीं अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं। और आज लगभग 18 मार्च को लगभग 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सीधे ऐशबाग रामलीला ग्राउंड के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित एक होली मिलन समारोह रखा गया है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद लगभग 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहाँ पर लगभग 3:30 बजे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 1449.68 करोड़ की लागत की जो 353 विकास परियोजनाएं हैं वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की या कह सकते हैं राजधानी लखनऊ की जनता को सौंपने का काम करेंगे, उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम करेंगे। साथ ही साथ लगभग 5:30 बजे डिवाइन हॉस्पिटल जो कि विराजखंड लखनऊ में है, वहां पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 3:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना होंगे, यहाँ पर माटी के मसीहा पुस्तक विमोचन है, पुस्तक उसका कहीं न कहीं विमोचन करने का काम करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 4:30 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और लगभग 5 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और 2 दिवसीय दौरे में उनके तमाम कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम में कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ की जनता को वो एक तौर पे कहा जा सकता है कि सौगात सौंपने का काम करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में या राजधानी लखनऊ में जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने का काम करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
वहीं अगर बात करें तो लगातार बड़ा हो यूपी बड़ा की बात करें तो बीजेपी की ओर से यूपी को कई सौगात दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं या नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपनी तैयारियों में जुट गई है। हमेशा तैयारियों में रहती है और ये कहा जा सकता है 2 दिवसीय दौरे पर वो खास तौर पे लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी एक सौगात तोड़ने का काम करेंगे। तो वहीं सांसद भी हैं लखनऊ से राजनाथ सिंह, और जाहिर सी बात है कि 1443 जो करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उससे लगभग 353 परियोजनाएं हैं जिनको आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और लोकसभा चुनाव से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि निकाय चुनाव हाल में ही है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी है। और जाहिर सी बात है कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में भी कहा जा सकता है कि जनता को तोहफे के तौर पर भी सौंपने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कोई भी बड़े मंत्री जब आते हैं लखनऊ में तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन कड़े इंतजाम करता है और सख्त इंतजाम किए जाते हैं। तो इस बार जो राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और हालांकि जहाँ जहाँ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे उन जगह सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, पूरी तरह से कहीं न कहीं हर चीज को देखते हुए अलर्ट पर है। और रक्षा मंत्री होने के नाते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट पे है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, साथ ही स्थानीय पुलिस होगी, उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता जहां जहां भी राजनाथ सिंह जाएंगे उन सभी जगहों को सुरक्षा के तहत पूरी दृष्टिकोण से उनको सुरक्षित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इस तरीके के दौरे से ऐसा लगता है कि जैसे यूपी में जो लोकसभा सीट है सभी लोकसभा सीटों को जीतने की ये कहीं ना कहीं तैयारी बनाई जा रही है, क्योंकि अगर बात कर लें फिर चाहे दक्षिण भारत की तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस करती है। तो बीजेपी की मुझे लगता है यही रणनीति है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं या आने वाले समय में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरीके के प्रयास करके वोट साधने की रणनीति बना रही है। सभी पार्टी इसमें पुरजोर कोशिश करेंगी कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जाहिर सी बात है कि किसी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। और कहीं न कहीं आमने सामने कांग्रेस भी सामने है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से देखने में आ रहा है कि विपक्ष लगातार एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगातार जो विपक्षी नेता है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए भी पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि लोकप्रिय सांसद है लखनऊ के राजनाथ सिंह और लगातार कई वर्षों से वो सांसद हैं। तो उसके देखते हुए भी जनता को एक सौंपने का काम कर रहे हैं। और जो 18 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 16 सीटें जो हारे थे उन सभी 16 सीटों को वापस लाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को देखते हुए वो पूरी तरह से 80 की 80 सीटें जीतना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में लगातार 2 बार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ी खलबली जरूर हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी भी प्रयास कर रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, उन सब जगह कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। जितेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने G20 सम्मेलन के लिए आए डेलीगेटों को विश्व भर में राज्य की शानदार विरासत, शांति, तरक्की और खुशहाली के दूत बनने का न्योता दिया। गोविंदगढ़ किले में डेलीगेटों के लिए रात के खाने की मेजबानी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब खुशकिस्मत है कि G20 सम्मेलन के दौरान राज्य में इन गणमान्यों की मेजबानी करने का मौका मिला है। उन्होंने आशा अभिव्यक्त की कि दौरे के दौरान आए हुए गणमान्यों का राज्य में ठहराव आरामदायक रहा होगा और उन्होंने राज्य की गरिमापूर्ण मेहमान नवाजी का आनंद माना होगा। भगवंत मान ने गणमान्यों को विश्व के कोने कोने में राज्य की शानदार विरासत, शांति, तरक्की और खुशहाली के दूत बनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों, पीरों और पैगंबरों की पवित्र धरती है।
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब शुरू से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालक रहा है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के युग की शुरुआत से लेकर देश की सरहदों की बहादुरी के साथ रक्षा करने तक पंजाबियों ने विनम्रता के साथ देश की सेवा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ हैं। जिस तरीके से पंजाब में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसको लेकर भगवंत मान ने गणमान्यों से यह अपील की है कि वो विश्व भर में जो राज्य की विरासत है और खुशहाली के जो विश्व भर में है उसके दूत बने। इसको लेकर क्या अहम जानकारी है, क्योंकि लगातार G20 सम्मेलन को लेकर पंजाब में तैयारियां शुरू थी, जिसके बाद यह आयोजन किया गया। देखिए, G20 बहुत बड़ा सम्मेलन है जो पंजाब सरकार की समय में अब हुआ है। हालांकि मेजबानी पंजाब सरकार को मिलती है। G20 अलग अलग जगहों पर जरूर हो रहा है और जो डेलीगेट्स आए थे, जाहिर है उनके आने से सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि उनको सब चीज़ों की सहूलत मिले या फिर उनको सब चीज़ें दी जाए, जिसके तहत ये G20 आयोजित किया गया था। और यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए थे वो भी काफ़ी खुश नजर आए कि वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे थे और अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ उनमें एक खुशी भी नजर आ, एक संतुष्टि भी। हाँ, पंजाब में जो चीज़ें हैं वो बहुत सही है और सही तरीके से चल रही हैं। तो कहा जा सकता है कि G20 सम्मेलन में जो डेलीगेट्स आए थे, अब इससे निवेश भी बढ़ेगा। निवेश पंजाब हालांकि पहले भी हो चुका है, लेकिन G20 का होना पंजाब की बहुत बड़ी पंजाब की उपलब्धि है। और खुद भगवंत मान जो पंजाब के CM हैं, वो लगातार इसका जो हिस्सा बनते रहे और वहाँ पे जाते रहे। तो जाहिर है उन्होंने खुशी जरूर जाहिर की है इसको लेकर और कहा है कि आने वाले समय में इस तरीके के प्रोग्राम पंजाब में होते हैं। वहीं अगर बात करें तो भगवंत मान ने यह भी कहा, पंजाब को एक विरासत बताया है। उन्होंने ये कहा कि पंजाब जो है वो गुरुओं, संतों, पीरों की पवित्र धरती है। तो कहीं ना कहीं G20 सम्मेलन में पंजाब में जिस तरीके से गणमान्य पहुंचे, उनकी मेहमान नवाजी की गई, उसके साथ ही उन्होंने पंजाब की जो प्रशंसा की है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो अध्यक्षता मिली G20 की इंडिया को, तो उससे कहीं ना कहीं भारत को काफी लाभ मिलने वाला है। देखिए, पंजाब को लाभ मिलेगा क्योंकि पंजाब में G20 हुआ है, बाकी सब जगहों पर भी G20 हो रहा है। और जाहिर अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री तो पंजाब की तारीफ तो वो जरूर करेंगे। तो उसी के तहत उन्होंने सब चीजें बोली हैं और अब लाभ तो देखिए होता ही है जब कोई भी डेलीगेट्स आते हैं, चीजें देखते हैं। और पंजाब की अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर तो वैसे ही बहुत रिच है पंजाब का और लोग अक्सर पंजाब के कल्चर को देखने ही विदेशों से यहाँ पर आते हैं। अमनप्रीत कौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का महाराष्ट्र में 2 दिवसीय कथावाचन कार्यक्रम आयोजित होना है, लेकिन इससे पहले ही उनके कार्यक्रम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने CM एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर 18-19 मार्च को मुंबई में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने को कहा है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। अगर मुंबई में बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम होते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। वहीं पटोले ने पत्र में संत तुकाराम के अपमान की बात भी लिखी है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कड़ा विरोध किया है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि हम मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में बागेश्वर धाम के कथावाचक ने दरबार लगाया था। उस दौरान भी अंधविश्वास उन्मूलन समिति की ओर से बाबा को चुनौती दी गई थी। बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से ख्याति पा रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि वो दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी बता सकते हैं। अपने दावे के चलते वो इन दिनों चर्चा में हैं। देश भर में कई जगहों पर बागेश्वर धाम के कथावाचक दरबार लगाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ती है। छतरपुर के बड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में भी बड़ी संख्या में लोग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। करूंगा
सही माने में देखा जाए तो अजीत पवार जी जो विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने भी विधान भवन के फ्लोर में कहा है, क्योंकि इस महाराज जी ने तुकाराम महाराज जी के बारे में बहुत ही गलत बयानी की थी। उन्होंने कहा था कि तुकाराम महाराज भक्ति मार्ग में क्यों इतने लीन हुए, क्योंकि उनकी पत्नी उनको रोज मारती थी और इसलिए वो अपने पत्नी के प्रेम में नहीं पड़े और वो पूरा का पूरा ध्यान उन्होंने भगवान में लगा दिया और इसलिए वो भक्ति में इतने आगे पहुंचे। यानी उन्होंने तुकाराम महाराज पर 2 आरोप किए कि वो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते थे और रोज पत्नी से मार खाते थे, जबकि तुकाराम महाराज बहुत ही ताकतवर संत थे, किसी से डरते नहीं थे, किसी के आगे झुकते नहीं थे। वेद तो अम्मासाची ठावा ऐसा बोलने वाले, वेद का अर्थ तो हमको ही पता है, बाकी लोग हमको क्या कहेंगे, ऐसे कहने वाले वो तुकाराम महाराज थे। ऐसे तुकाराम महाराज जिन्होंने चमत्कारों के खिलाफ काम किया है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ काम किया है, इंसान को इंसानियत का दर्जा देने का प्रयास किया है, ऐसे महाराज के खिलाफ इतना अपमानजनक वक्तव्य उन्होंने निकाला। इसलिए सभी लोगों का आग्रह है महाराज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से देखने को मिला कि मुंबई में महाराष्ट्र में पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जो है वो कथावाचक प्रोग्राम होना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, वागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का मुंबई में आगमन हो चुका है। आज देर रात उनका आगमन हुआ है। हालांकि उनकी दरबार को लेकर कांग्रेस ने यह चुनौती दी थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का वह दरबार लगने नहीं देंगे। वही दूसरी तरफ अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थान द्वारा एक चुनौती दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने शक्ति और भक्ति पर खरे उतरते हैं तो वह 30 लाख रुपए उन्हें देंगे। बाकायदा एक लेटर मीरा रोड पुलिस स्टेशन को दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री को एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें अंधश्रद्धा भक्ति निर्मूलन संस्था द्वारा 10 व्यक्तियों के अलग अलग लोगों को ले जाया जाएगा, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को उनके बारे में, उनकी मोबाइल नंबर और उनके पते के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा एक कमरे में कुछ चीजें छुपाई जाएंगी, जिसकी जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री जी को देनी होगी। अगर शास्त्री जी इन सभी बातों पर खरा उतरते हैं तो अंध भक्ति श्रद्धा निर्मूलन संसार उन्हें 30 लाख का इनाम देगा। अगर शास्त्री जी यह जानकारी नहीं दे पाते हैं तो आगे से वह एक कहेगा लोगों से कि बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसे में उनका प्रचार प्रसार बंद करें, उनके खिलाफ मामला दर्ज करें। बात यहां तक पहुंच चुकी है। जी, वहीं अगर बात करें तो लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते आए हैं कि वो लोगों की मन की बात को जान सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से इसका विरोध देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो उनका कार्यक्रम है वो ना होने की भी अनुमति दी जा सके, क्योंकि इसको लेकर एकनाथ शिंदे से भी अनुरोध किया गया है कि वो इस कार्यक्रम की अनुमति ना दे। बिल्कुल, देखिए, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा, जिसमें बताया है कि हमारा महाराष्ट्र जो है विकसित देश है, ऐसे विकसित देश में अंधभक्ति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए यह सभा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एमपी में जिस तरह से वागेश्वर धाम के दरबार में भगदड़ हुई थी, इस भगदड़ को लेकर कहीं न कहीं मुंबई में यह स्थिति न हो जाए, इसलिए फैसला लिया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार वागेश्वर महाराज के समर्थन में रात देखा गया, एयरपोर्ट के पास करीब हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे थे, उनका शानदार स्वागत किया गया। फिलहाल वह मुंबई में इस वक्त मौजूद है और आज से उनकी सभा होगी। 2 दिन के वह सभा करेंगे 8वें और 19 को, जिसमें आज का दिन जो है वह सभा करेंगे। कल से आशीर्वाद बच्चन और बाकी जो चीजें होगी मिलना जुलना होगा। 2 दिन का कार्यक्रम जो तय है। अब इस कार्यक्रम को लेकर मुंबई पुलिस को भी एहतियातन बताया गया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों के मन की बात नहीं बताते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, जिसको लेकर पत्र व्यवहार किया गया है। लेकिन जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को मुंबई में नहीं आने और सभा नहीं करने पर रोक लगाई गई थी, ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जी मुंबई में पहुंच चुके हैं और सुरक्षित
अपने स्थान पर मौजूद है। इस तरह की बातें सामने आ रही। सत्य प्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। श्रीनगर में खुद को अतिरिक्त निदेशक पीएमओ बताने वाले गुजरात के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान किरण भाई पटेल निवासी गुजरात के रूप में हुई है। इस संबंध में स्थानीय अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति आपराधिक इरादे से इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में जाली साधनों को नियोजित करके गतिविधियों में शामिल है। किरण भाई खुद को भारत के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के रूप में बता रहे थे। उक्त व्यक्ति ने धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रतिरूपण का सहारा लेकर भोले भाले लोगों को ठगा है। जानकारी मिली है कि वो मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में दूधा पथरी सहित कश्मीर में कई स्थानों पर गए थे। दूधा पथरी में उनके साथ एसडीएम रैंक के एक अधिकारी भी थे। सूत्रों की माने तो खुद को भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश करने वाला किरण पटेल घाटी में अपनी यात्रा के दौरान कम से कम 2 उपायुक्तों से मुलाकात भी कर चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनगर में खुद को पीएमओ बताने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, ये जो किरण भाई पटेल है, इसको हम अगर नटवर लाल कहेंगे तो वो भी सही होगा, क्योंकि ये पहले भी 2 बार कश्मीर घाटी का दौरा कर चुका है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो ले चुका है। और कहा जाए कश्मीर इसको वीरवार को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम किरण भाई पटेल है और 2 बार पहले भी अपने परिवार के साथ जो है वो घाटी का दौरा कर चुका है और वीवीआई प्रोटोकॉल का लुत्फ जो है उठा चुका है। पीएमओ का अधिकारी बनकर कश्मीर के कई अधिकारियों को झांसा देने वाला किरण पटेल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। और गिरफ्त में कैसे आया? जब इसने 2 डैमर युक्त गाड़ियों की मांग की और जब प्रशासन ने पीएमओ से संपर्क किया तो पता चला इस नाम का कोई अधिकारी ही नहीं है। उसके बाद पुलिस ने इसको धर दबोचा और कोर्ट ले जाया गया, जहां पर कोर्ट ने इसको सजा दी है। और कहा जाए इसके साथ जो है कश्मीर के कई इलाकों में जो है इसने प्रोटोकॉल लेकर कई जगह पर घूमा है। दूध पथरी कश्मीर का जो बडगाम का इलाका है, दूध पथरी का इलाका है, वहां पर घूमता रहा है और अपने परिवार के साथ पहले भी 2 बार जो है वो यहाँ पहुंच चुका है। पुलिस ने इसके खिलाफ जो है 419, 420, 467 और 66 और 71 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया है। आगे की जांच जो है वो जारी है कि आखिरकार इसने कहां पर अपनी इस प्रकार से नटवरलाल जो घूमता बन रहा था, कहां इसने इसका फायदा लिया है, किस किस अधिकारी से मिला है, ये भी जांच का विषय है जी। वहीं अगर बात करें किरण भाई को लेकर तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ ठगी की है, इसको लेकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो पूछताछ में अभी क्या अहम जानकारी निकलकर सामने आई है? जी देखिए, अहम जानकारी यही निकल के आई है कि ये गुजरात निवासी है और 2 बार पहले भी अपने परिवार के साथ जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका है। खास करके कश्मीर घाटी में पूरे लाहौल लश्कर के साथ वहां पहुंचा था और खुद को पीएमओ का मंत्री बताकर वहां प्रोटोकॉल जो है वो ले रहा था, उसका लुत्फ उठा रहा था। पूरे कहा जाए सुरक्षा के बीच में उनकी गाड़ियां इस्तेमाल करता था और जब जैमर युक्त गाड़ियों की इसने मांग की तब कश्मीर प्रशासन ने पीएमओ में संपर्क किया और तब पता चला कि ये जो है ये इसी नाम का अधिकारी जो है किरण भाई पटेल नाम का कोई अधिकारी जो है वो नहीं है। तब इसको पकड़ा गया। इसका परिवार, हालांकि इसके साथ 2 लोग और थे
वो अभी फिलहाल रफू चक्कर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पकड़ में आ गया है और इसके कई वीडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और यही वजह है कि अब इससे पूछताछ की जा रही है कि किस किस अधिकारी से मिला है। उन अधिकारियों पर भी गाज जो है वो गिर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से इसने कई अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत की है, क्या क्या बातचीत हुई है, ये अभी खुलासे होने बाकी हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की है, वहीं ये भी निकलकर सामने आया है कि उन्होंने 2 उपायुक्तों से मुलाकात की और साथ ही कई विषयों पर चर्चा भी की है, तो इसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, मैंने पहले बताया कि अधिकारियों से ये मिल चुका है और क्या क्या बातचीत हुई है, उन अधिकारियों से भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। हालांकि एक श्रीनगर की स्थानीय अदालत है ने इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसके ऊपर एफआईआर के अनुसार जालसाजी करने के तहत जो है आईपीसी की धारा 419, 420 और 467 और 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है कि इससे पहले कब आया था या इससे पहले किन किन अधिकारियों से ये मिल चुका है। फिलहाल इसको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है वो भेजा गया है, ताकि इससे जो पूछताछ जो है वो की जा सके कि आखिरकार इसने कब कब और कहां कहां देश में, खाली कश्मीर में नहीं और भी कई जगह पर इसने दौरे किए होंगे, तो कहां कहां इसने अपने इसी चीज का फायदा लिया है और कहां कहां इसने प्रोटोकॉल जो है वो का लुत्फ जो है वो उठाया है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार वहां जो प्रशासन है वो काफी अलर्ट मोड पर रहता है, उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम देना, इसके आप क्या मायने देखते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं किरण भाई पटेल जो है, जो गुजरात का रहने वाला है, इसने कहीं ना कहीं अपने रसूख का फायदा उठाने की, मतलब कहा जाए तो इसने वहां जाकर जिन अधिकारियों से मिला है उनसे कहा है कि मैं पीएमओ से आया हूँ, मैं फला मंत्री हूँ। हालांकि इसकी जांच जो है अब की जाएगी और उन अधिकारियों से भी पूछा जाएगा कि क्या आपने इस किरण भाई पटेल का रिकॉर्ड खंगाला था, क्या उससे पूछताछ की थी, क्या उसके आई कार्ड चेक किए थे। बहुत सी चीजें जब निकलकर सामने आएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये इसने अपना प्रोटोकॉल जो कहा जाए अपने इस्तेमाल किया है, खुद को इसने ये बताया है कि ये पीएमओ का मंत्री है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है उसको लिया है, अपने परिवार के संग कई बार आ चुका है, अपने दोस्तों के साथ आ चुका है और ये सब चीजें दर्शाती हैं कि यहाँ पर हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सतर्कता बरती जाती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और अब इस पर पूछताछ जो है वो की जाएगी और इससे कई राज उगला जा सकते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर तुमने जो है वो पहले भी कई देश के कई अन्य हिस्सों में ये गया होगा और कहां कहां पर इसने अपना वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो लिया है और कैसे कैसे लोगों को ये बेवकूफ बनाता रहा है। ये सब चीजें अब जब पूछताछ के दौरान 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जब भेजा गया तो उसको वहां पूछताछ होगी और कई खुलासे होने जो है वो इस दौरान पूछताछ में होंगे और कौन कौन से नेता नपे जाएंगे ये भी देखना होगा। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का पहला साल स्कूल शिक्षा में बड़े सुधारों का गवाह बना है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज यहां भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के 1 साल मुकम्मल होने पर स्कूल शिक्षा विभाग की तारीफ करते हुए कामों का विवरण दिया। बैंस ने बताया कि हमारी सरकार ने सरकारी स्कूल शिक्षा में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पंजाब के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाने के लिए 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं। इन स्कूलों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के द्वारा होगा। उन्होंने बताया ये पहली बार हुआ है कि नया शैक्षिक सेशन शुरू होने से पहले ही स्कूलों में किताबें पहुंच गई हैं। बैंस ने साथ ही कहा कि अध्यापकों की ट्रेनिंग के मानक को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पहली बार स्कूल प्रिंसिपलों को सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया था।
उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आगामी सालों में पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश के सर्वोत्तम स्कूल बना देगी, जहां से सस्ती और मानक शिक्षा हासिल करके जहां अपने अभिभावकों का नाम रोशन करेंगे, वहीं पंजाब और देश के विकास में योगदान देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमन सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से भगवंत मान की जो सरकार है उसको 1 साल पूरा होने को है और उसमें कई बार से हम देख रहे हैं कि जितने भी पंजाब सरकार के मंत्री हैं वो लगातार 1 साल की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। उसी क्रम में अब हरजोत सिंह बैंस ने भी शिक्षा विभाग में हुए कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसे 1 साल जो है पंजाब में हो चुका है और अगर वहीं शिक्षा विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जो काफी चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं और काफी को मिली है। जिस तरह से आपको पता ही है कि जिस तरह से कि टीचर्स को जो है विदेश में भेजने की बात की गई, वहां पर जो है उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अगर यहाँ पंजाब की बात की जाए, जो स्कूल्स हैं जो है दिल्ली की तर्ज पर जो है कहीं ना कहीं जो है बदलाव जो है देखने को मिल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार को जिस तरह से 1 साल हो चुका है और कहीं ना कहीं जो उनके वादे थे वो भी अब जो है पूरे होते दिख रहे हैं। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो लगातार जब चुनाव हुए तो यही बोला गया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज में अब पंजाब पर काम करेगी। जिस तरीके से आपने बोला कि अब दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी शिक्षा विभाग में गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि 1 साल में जिस तरीके से पंजाब सरकार ने काम किया है, आगे आने वाले कई सालों में भी वो शिक्षा विभाग को ही उच्च स्तर पर रखेंगे। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार जो है अक्सर जो है ये दावे भी कर रही है कि जिस तरह से 1 साल में उन्होंने जो काम जो है पूरे करके दिखाए हैं और आगे आम लोग भी जो हैं अब आम आदमी पार्टी की सरकार से जो है कहीं ना कहीं खुश रहे हैं। और जैसे बिजली की अगर बात की जाए, पीछे मुफ्त बिजली दी, हेल्थ सेक्टर को जो है उन्होंने बढ़ावा दिया, शिक्षा को लेकर बढ़ावा दिया, तो कहीं ना कहीं जो है ये लगता है कि पंजाब के लोगों को जो है कहीं ना कहीं अच्छी सरकार जो है मिली है। वहीं अगर बात करें शिक्षा विभाग की, तो कहीं ना कहीं पंजाब में भी अब 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए हैं। साथ ही शैक्षिक सेशन शुरू होने से पहले ही अब स्कूलों में किताबें पहुंच रही हैं, जो इससे पहले की सरकार में नहीं होता था। तो इसके आप क्या मायने देखते हैं? जी बिल्कुल, ये पहली बार और उससे पहले जो है किताबें वहाँ पर पहुँच गई हैं। तो पंजाब के जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले पे जो है खुश दिख रहे हैं और आगे भी जो है उम्मीद है कि पंजाब सरकार जो है इस तरह से ही काम करे। अमित सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का पहला साल स्कूल शिक्षा में बड़े सुधारों का गवाह बना है, जिसको लेकर पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के 1 साल मुकम्मल होने पर शिक्षा विभाग की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से सरकारी स्कूल शिक्षा में सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाने के लिए पंजाब में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए हैं। साथ ही इन स्कूलों में अब दाखिला प्रवेश परीक्षा के साथ होगा। उन्होंने बताया ये पंजाब में पहली बार हुआ है कि नया सेशन शुरू होने से पहले स्कूलों में किताबें पहुंच गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड बीजेपी अपने विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ट्रेनिंग कैंप को लेकर कहा कि पार्टी ने 24 मार्च से 28 मार्च के बीच 2 तिथियां निर्धारित की हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करें और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका समापन करें।
बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र से जैसे ही तिथियों का निर्धारण हो जाएगा, उसके बाद विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है विधायकों के लिए, तो इस ट्रेनिंग कैंप में विधायकों को किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए साहब, बिल्कुल 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल पूरे होने जा रहा है। उसको लेकर के भाजपा संगठन और सरकार की तरफ से तमाम कार्यक्रम आयोजन करने की यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है, जिसमें 2 दिन का यहाँ पर शिविर लगाया जाएगा विधायकों के लिए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसका समापन प्रदेश अध्यक्ष माफी चाहूंगा जो भाजपा संगठन के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पर करने वाले हैं समापन। और पूरी तरीके से इस 23 मार्च को विशेष बनाने के लिए, क्योंकि धामी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने जा रहा है, उसको विशेष बनाने के लिए तमाम तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा बताया गया है कि इसमें सभी जो जिले के जिला महामंत्री है उनके द्वारा यहाँ पर लगातार कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने हैं और यहाँ पर जो है विकास पुस्तिका का विमोचन यहाँ पर जिला महामंत्री करने जा रहे हैं। उसके बाद अलग अलग विषयों पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें सरकार की तमाम जन कल्याण योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाने वाली है। उसको लेकर के एक पृथक प्रयास यहाँ पर भाजपा संगठन और सरकार करने वाली है। और जो पृथक में भाजपा संगठन के जो कार्य है, वो सरकार के कार्य है, वो जन जन तक पहुँचाने का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। विधायकों का यहाँ पर जो शिविर लगाया जाएगा, इसकी तारीख की हालांकि यहाँ पर 24 और 25 या 26 या 27 के दिन 2 तारीख यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। जैसे ही केंद्र का अप्रूवल मिल जाता है, वो इन 2 तिथियों में यहाँ पर विधायकों का शिविर लगाए जाएंगे और तमाम जो भाजपा सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जन जन तक कैसे पहुँचाने हैं, उसको कहीं ना कहीं बताने का शिविर यहाँ रखा जाना है। तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और जेपी नड्डा के द्वारा उस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन होगा। तो एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर किए जाने हैं, क्योंकि धामी सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 1 सालों में धामी सरकार ने क्या काम किए हैं उत्तराखंड के लिए, उन सभी चीजों को जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए, इसी चीजों में प्रशिक्षण इस शिविर में दिया जाना है। जी हाँ। अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनावों के बाद किसकी सरकार बनेगी, अब इसकी चर्चा हो रही है। इस चर्चा में प्रदेश के नेताओं ने बाल और मूंछों का दांव लगा दिया है। प्रदेश बीजेपी के पुराने नेता नंद कुमार साय ने कहा कि जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती, बाल नहीं कटवाएंगे। कांग्रेस सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर कह दिया कि अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो मूंछ मुड़वा दूंगा। अब इन दोनों मामलों पर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का रोचक बयान सामने आया है। दोनों ही नेताओं के दावे पर हंसते हुए हंसाने वाला बयान प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दिया है। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए हंसकर बोले कि अमरजीत भगत मूंछ भी कटवाएंगे और कान भी कटवाएंगे। आपको पता नहीं है, जबरदस्ती रामविचार नेता ने वो जो नंद कुमार साय को जबरदस्ती बोला है नंद कुमार साय बाल काटने के लिए तैयार नहीं है। ये कल ही अभी व्हाट्सएप में चल रहा है। वो झूठा पैसा दिया है, वो ईमानदार आदमी है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सामने कुर्सी नहीं मिलता है। रामविचार अपना मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और इसको नंद कुमार साय को फंसाया है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो खाद्य मंत्री जो बोला वो पक्का है। मैं अभी अंदर में पूछा हूँ, अंदर में पूछा, वो पक्का बात किया है। हाँ, मतलब आप लोग ये मुख्यमंत्री के दावेदार है, सांसद का दावेदार है, केदार कसे का मुंह क्यों नहीं कट रहा है और इसका रमन सिंह का क्यों नहीं कट रहा है, तुम्हारा बिरज मोहन अग्रवाल बड़ा बड़ा मुंह रखा है, उसका नहीं कट रहा है। वो बेचारा, उनको टिकट नहीं मिला, उनको आयोग से भी निकाल दिया गया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से अब सरकार बनाने को लेकर जो बयानबाजी है वो अब बाल और मूंछों के दांव तक पहुंच गई है, जिसको लेकर कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। एक बार इसको लेकर पूरी जानकारी। जी देखिए, आने वाले नवंबर दिसंबर में जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है और जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो ये प्रारंभ हो गया है। वही इसी संदर्भ में जो है 15 जो मार्च को है जो बीजेपी की बड़ी रैली थी, जो विधानसभा घेराव की बड़ी रैली थी, उस पर जो है नंद कुमार साय जो छत्तीसगढ़ के पुराने बीजेपी नेता है, साथ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि अगर इस वर्ष विधानसभा चुनाव की जीत नहीं हुई तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। तो इस पर जो है वो सियासी राजनीति छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। इसी पर अगर देखा जाए तो जो तमाम जो वायरल हुई है, जो वीडियो वायरल हुई, जो उनकी बातें वायरल हुई है, उसके बाद जो है प्रतिक्रियाओं का दौर जो है चालू हो गया। इसी संदर्भ में जो है विधानसभा में बोलते हुए जो प्रदेश के मंत्री है, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उन्होंने सीधा वार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो मैं अपनी मूंछ मुड़ा दूंगा। तो इस तरीके से जो है बाल मुड़ाने, मूंछ मुड़ाने, बाल मुड़ाने, मूंछ मुड़ाने और इस तरीके से जो है राजनीति छत्तीसगढ़ में चालू हो गई है। और दूसरी चीज ये है, इन दोनों की प्रतिक्रिया पर जो है कल जो छत्तीसगढ़ के मंत्री है कवासी लखमा, आबकारी मंत्री हो, उन्होंने हंसते हुए मिजाज में यह भी कह दिया कि अमरजीत भगत जो कांग्रेस में मंत्री हैं वो बाल भी मूंछ भी मुड़ाएंगे और कान भी कटाएंगे। तो हंसते हुए निकल गया और उन्होंने यह भी कहा कि जरूर ही निश्चित ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान छिड़ी हुई है। आज बाल और मूंछ दांव पर लगी है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरीके से कौन सी चाल जो है वो बीजेपी कांग्रेस चलेगी और किसको दांव पर लगाई जाती है। वहीं हम मान लें कि जो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति है वो कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक राजनीति की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी मान लें कि छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार भरोसे का बजट पेश किया है, तो कहीं ना कहीं ये जनता को लुभाने का भी काम है। उसके बाद कल भी एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए जनता को लेकर, तो इसके आप क्या मायने देखते हैं? जी निश्चित ही अभी जो है जिस तरीके से सरकार जो है काम कर रही है, अभी बजट जो सत्र है वो छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है। 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 24 तारीख तक चलेगी, 24 मार्च तक चलेगी। और इस 24 मार्च तक अभी तक जो निष्कर्ष निकला है उसमें यह पता चलता है कि बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगारी भत्ता की बात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। वहीं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मानदेय में वृद्धि, कोटवारों की मानदेय में वृद्धि की है। साथ ही जो गोधन न्याय योजना के तहत जो है जो गोबर बेच रहे हैं जो किसान है उनको पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो निश्चित ही कांग्रेस जो है अपनी स्थिति में मजबूत नजर आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में आवास मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्होंने यह कहा कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया गया, कांग्रेस की तरफ से रोका गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कल और हाल ही में कल जो है कांग्रेस की जो कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें जो राज्य की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी है आकर्षि कश्यप, उसको डीएसपी बनाया गया। साथ ही जो थर्ड जेंडर है उनको जो है पेंशन देने की बात की गई। वही आपको बता दूं कि पत्रकारों के संदर्भ में पत्रकार सुरक्षा कानून को जो है वह बनाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मास्टर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं और इसको जो है बीजेपी किस तरीके से निपटती है यह आने वाले समय में देखने वाली। ठीक है जयदास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।